अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद एक और वीडियो में आपसे मुखातिब। आज की सबसे बड़ी ख़बर, बल्कि कई माह से जिसका इंतज़ार था, वो ख़बर तफसीली फ़ैसला बिलाखिर मखसूस नशिस्तों के केस का आ गया। उस तफसीली फ़ैसले ने किस किस की उम्मीदों पर पानी फेरा, किस किस के लिए रास्ते बंद किए, किस किस के लिए ऑप्शंस मज़ीद खोले, किस को कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब मिला, ये सब आपके सामने रखते हैं। और सबसे अहम 3-4 पॉइंट्स उसमें क्या हैं जो अभी तक रिपोर्ट गही नहीं हुए, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको फौरी कर लीजिए। हर वीडियो में मैं ये कहना भूल जाता हूँ और बाज़ मैं ख़ुद कहता भी नहीं। यूट्यूब पर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक वाले पेज को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो तनाज़ात इस वक्त शुरू हो चुके हैं उसकी लम्हा बलम्हा आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, इसलिए इसको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जनाब तफसीली फ़ैसला आ गया है। उसमें जो बड़े एतराज़ात थे कि जी ये फ़ैसला कैसे आ गया, जी PTI को नशिस्तें कैसे मिल जाती हैं, मुकम्मल जवाब मौजूद है, जवाब आ गया है और जवाब आने की वजह से कई हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। जो सोचा जा रहा था, जो कैलकुलेट किया जा रहा था कि यूँ कर लेंगे, वो रास्ते अमलन बंद होते जा रहे हैं और टाइमिंग भी बहुत आम है। लेकिन सबसे पहले तो आपको फ़ैसला बताते हैं कि फ़ैसला है क्या। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, 70 सफ़ात हैं। 70 सफ़ात में जवाब है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी। 70 सफ़ात में जवाब है पेश की इख्तलाफी नोट लिखकर नई नज़ीर कायम करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को भी। और उसमें जवाब है इलेक्शन कमीशन को भी, उसके इबहाम को भी। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो PTI फ्री की नहीं थी तो उसको रिलीफ कैसे मिला, इसका जवाब दिया गया जी कि PTI इस केस में फ्रीक बनने की दरख्वास्त लाई हुई थी और वो हमारे सामने मौजूद थी। सबसे बड़ा एतराज़ यही था, कहा गया था जी कि PTI फ्रीक नहीं थी और रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। वो रिलीफ दिया गया क्योंकि वो दरख्वास्त उनकी फ्रीक बनने की मौजूद थी, इसलिए दिया गया। जो मांगा नहीं गया वो कैसे दिया, इसका जवाब आया है जी कि आर्टिकल 187 आइन का आर्टिकल जो पार्लियामेंट के बनाया हुआ मुतफ़िका आइन है, उसका आर्टिकल 187(1) हमें ये पावर देता है कि हम अगर कोई ऐसा केस हो तो उसमें मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। लिहाजा हमने मुकम्मल इंसाफ किया। और दिलों को थाम के रखिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस में मुकम्मल इंसाफ करने से एग्री थे और उन समेत जो 11 जजेस ने PTI को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया, वो बेसिकली मुकम्मल इंसाफ ही था। जिन लोगों को एतराज़ था कि कैसे, वो आप दोबारा सुन लें। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत तमाम 11 जजेस इस पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुकम्मल इंसाफ होना है। मुकम्मल इंसाफ की जो हतमी रिलीफ की शक्ल थी, उस पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट आया। डिसएग्रीमेंट क्या आया, तफसीली फ़ैसला ये बताता है कि हमने कई सिटिंग्स की कि हम एक ही पॉइंट पे आ जाएं, लेकिन वो ये कह रहे थे जी कि सारे जिनके इस चीज़ पे चीफ़ जस्टिस समेत सारों का इत्तेफाक था कि रिटर्निंग अफसरान ने गैर कानूनी इक़दाम किए, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इक़दाम किए और उसकी वजह से PTI का, उसके उम्मीदवारों का और वोटर्स का नुकसान हुआ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सब मुत्तफ़िक़ थे। ये तफसीली फ़ैसला बता रहा है। अब जब बात आई जी कि ये जिन्होंने जो अपने हक़ से महरूम हो गए, इनको ये हक़ इनका वापस देते हैं, इस पर चीफ़ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस यहिया अफरीदी मुत्तफ़िक़ नहीं हुए, लेकिन बाकी 8 जजेस मुत्तफ़िक़ हुए। इन 8 जजेस ने लिखा है कि उन तीनों का हमें एहतराम है, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन हम मुझसे इख्तलाफ करते हैं। वो 3 इसलिए मुत्तफ़िक़ नहीं हुए जी कि इनके कुछ लोग PTI नज़रियाती का वो बल्लेबाज वाला टिकट जमा करवा चुके थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और बाकी 8 जजेस ने यह कहा है कि RO ने जो टिकट लिया ही नहीं उसको हम नहीं ले सकते कि वो जमा करवा चुके थे, लिहाजा उसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि वो कोई टिकट जमा हुआ था। फिर यह कहा गया जी कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए हम किसी टेक्निकल आर्ट के पाबंद भी नहीं है जी कि टेक्निकल ये हुआ था वो हुआ था। मुकम्मल इंसाफ जब हमारे सामने एक पूरी पिक्चर आ गई तो हमें उसको पूरी पिक्चर देखते हुए फ़ैसला देना है। फिर यह कहा गया जी कि तनाज़ा समझना ज़रूरी है पहले, ताकि तनाज़े का हल हो। अब ये लिखना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि तनाज़ा समझे बगैर बहुत से लोग इस मुल्क में तबसरे कर रहे हैं, पूरे TV चैनल्स में प्रोग्राम हुए और हम खामोशी से देखते और हंसते मुस्कुराते रहे कि असल तनाज़ा ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़े किया है कि जो इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है, ये 2 फ़रीक़ैन का नहीं होता, ये हाजी अल्लाह और फ़कीर मोहम्मद के दरमियान का झगड़ा नहीं होता जिसे बैठ के हल कर लें। ये इसमें मेन स्टेक होल्डर्स अवाम होते हैं, जिनके लिए ये सारे इदारे हैं, जिनके लिए ये पूरी एक्सरसाइज है इलेक्शन की कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट दें, अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान मुंतखब करें। वो कहते हैं, फ़ैसला ये कहता है जी कि असल स्टेक होल्डर अवाम थे जिनको महरूम रखा गया अपनी एक जमात से जो मेजॉरिटी थी, लिहाजा हम इसको अवाम को पहला फ़रीक लेते हैं। फिर कहा गया जी अब जो 2 फ़रीक हमारे सामने लड़ रहे थे उसमें एक इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन की तो मैं कहता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान को अब रिज़ाइन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का ऐसा फैसला देखने के बाद उनको अपने गिरबान भी देखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है जी कि इलेक्शन कमीशन का रोल ये होता है कि उसने शफाफ इंतखाबात कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की अपनी आईनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा। इस ऑब्जर्वेशन के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन की साख कुछ नहीं बची। हुकूमत अब देख ले कि वो कहाँ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन देख ले कि उसने अपना काम ठीक से किया या नहीं किया। फिर यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं बन सकता किसी के खिलाफ, वो पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए अदालत नहीं आ सकता था, उसे सिर्फ एक पोजीशन पूछी जाती जो वो बताता। इलेक्शन कमीशन इसमें आके फरीक बन रहा है, तो उसका लोकस स्टैंडाई जिसे कहते हैं लीगल टर्म में, कि उसका बनता नहीं था खड़ा होना, वो आगे कैसे हमारे सामने खड़ा हो गया। और हम सरप्राइज़ हैं इस बात पर, हम हैरान हैं इस बात पर कि वो एक फ्रीक कैसे बन गया पीटीआई के खिलाफ। ये वो चीज़ है जो हम आपके सामने रखा करते थे कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है बेसिकली उसका बनता नहीं है। मेरी ज़ाती राय में तो नाकस राय में बल्ला छीनने के लिए भी उसका सुप्रीम कोर्ट आना नहीं बनता था, इसलिए तब मैं पेशगोइयाँ किया करता था कि वो नहीं आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ जैसा मोतबर बंदा बैठा हुआ है जिसे हमने मोतबर समझा हुआ था, उसके होते हुए इलेक्शन कमीशन ऐसा गैर आईनी काम कैसे करने आएगा। लेकिन वो आया और उसी खुशी में वो बाद में फिर उनको मखसूस नशिस्त से भी महरूम रख रहा था, लेकिन इस बार उसका फाल उल्टा पड़ गया। अब तफसीली फैसले ने इलेक्शन कमीशन के पास तो कुछ नहीं छोड़ा, तफसीली फैसले ने किसी और के पास भी कुछ नहीं छोड़ा, वो भी आपको बताता हूँ। आपके इल्म में होगा कि इबहम दूर करने के लिए, फैसले पर इबहम दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन आया था सुप्रीम कोर्ट, और 14 सितंबर को कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 8 जजेस ने उसका इबहम दूर करते हुए ये वाजे किया कि आप बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी सरबराह समझते हुए उनके साइन से जो लोग आपको आगे कह रहे हैं कि हम पीटीआई के हैं, सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं और वो तस्दीक कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर, तो उसको माने। आज ये कहा गया कि हमने जो इबहम दूर करने वाला आर्डर जारी किया वो भी इस असल फैसले का हिस्सा बना दिया गया है, इस तफसीली फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। ये जवाब किसी और को किसको है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने 2 दिन पहले रजिस्ट्रार को नोट लिख के इसे इबहम दूर करने वाले आर्डर पर बहुत सवाल उठा दिए थे, 9 सवाल कि जनाब फ्रीकैन को नोटिस कब किए, सुना कब। 8 जजेस ने कहा जी कि वो हमारा फ़ैसला था, हमने अपने फ़ैसले की वजाहत देनी थी, सिर्फ फ्रीकैन को सुनना ज़रूरी नहीं था, तो हमने इसलिए वजाहत जारी कर दी थी। और अब वो वजाहती आर्डर 8 रुकनी बेंच के फ़ैसले का हिस्सा बना दिया गया है। अब उस पर जो इबहम और एतराज़ात उठाए जा रहे थे वो ख़त्म हो गए। अब अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जवाब किसी और को भी दिया गया है, जवाब दिया गया जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, दोनों को, जिन्होंने पेशगी इख्तलाफी नोट लिखा और इख्तलाफी नोट लिखकर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, ये फ़ैसला बनता नहीं था और तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। 8 जजों ने लिखा है कि ये दोनों जजों ने जो पेशगी इख्तलाफी नोट लिखा है, ये नोट बुनियादी तौर पर उनके बतौर जो मनसब है सुप्रीम कोर्ट के जज होने का उसके खिलाफ है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं है, उन्होंने ऐसा बिहेव किया, गैर आईनी किया है, गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के इस एक पेशगी इख्तलाफी नोट को। और वजाहत कर दी गई कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब मेन पॉइंट्स पर हमारे साथ ही थे। और फिर वजाहत कर दी गई कि हमने मुकम्मल इंसाफ इसमें किया है। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये रिकॉर्ड पर रख दी गई हैं, 70 सवाल सामने रख दिए गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल नज़रसानी का क्या होगा। जी नज़रसानी अब लग सकती है और सिर्फ लग ही सकती है, नज़रसानी में रिलीफ मिलने का इम्कान ज़ीरो है। 8 जजेस आज तक कायम हैं और उन्होंने जितनी डिटेल रीजनिंग दी है और उन्होंने तफसील से जो बयान कर दिया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस पर आप वजाहत खाली उसमें नज़रसानी का स्कोप बहुत महदूद होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि नज़रसानी का स्कोप इतना महदूद है कि भुट्टो को जिन्होंने फांसी देने से इनकार किया जजों ने, जब फांसी के फैसले के खिलाफ नज़रसानी आई तो नज़रसानी उन्होंने भी खारिज की, क्योंकि नज़रसानी में आपने सिर्फ दिखाना होता है कि कोई चीज़ गलत लिख दी गई है, ये स्पेल गलत हो गया, ये जुमला गलत है, ये कानून की शिक 25 थी आपने 30 लिख दी, बस एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, इसे कहते हैं कि ये स्कोप है उसका। आप जब तफसीली फैसला देखते हैं तो ये एरर फ्लोटिंग ऑन सरफेस नहीं है, डिटेल रीजनिंग है। कहा गया है कि गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम इलेक्शन कमीशन ने किए थे, हम उन्हें ठीक कर रहे हैं और 187 यूज़ कर रहे हैं। अब आप आर्टिकल 187 आईनी तरमीम भी करके ले आएँ तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलना, क्योंकि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये अब सूरत हाल बन चुकी है। अब आज मुमकिन तौर पर कमेटी का इजलास है 3 रुकनी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल किए गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह। अब उस कमेटी की अपनी उम्र कितनी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है ऑर्डिनेंस सदारती,
और अगर वो मुअत्तल भी हो जाता है तो जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी के दोबारा रुकन बहाल हो जाएंगे। लेकिन आज राय ये बताते हैं कि आर्टिकल 63 का जो फैसला था, जिसमें एक पार्टी का बंदा पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे के अगर देगा किसी काज को, किसी बिल को, किसी आइनी तरमीम को, तो वो नायल भी होगा और उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त फ़िक्स हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने मौजूद होगी। दूसरा ऑडियो लीक्स के ऊपर केस जो है वो भी फ़िक्स हो सकता है। मज़े की बात है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज साथ आज वो कमेटी के सरबराह के तौर पर बैठ के फैसला करेंगे वो लगना या नहीं लगना। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज की अपनी ऑडियो लीक हो चुकी है, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में बैठ के उन्होंने गुफ्तगू की। मतीउल्लाह जान MJ TV के चैनल पर पूरी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, मौजूद है कि उन्होंने वहाँ क्या गुफ्तगू की और फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसी यूनिवर्सिटी का वो केस सुन रहे थे और वहाँ उन्होंने रेक्टर के साथ क्या किया। वो ऑडियो, उसकी गुफ्तगू और उस ऑडियो में दी गुफ्तगू समेत सारी चीज़ें जो है वो एक और अलग वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारा मौजू मखसूस नशिस्तें था, सिर्फ दोहरा देता हूँ, PTI पार्टी थी इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है, दरख्वास्त मौजूद थी, मुकम्मल इंसाफ किया गया है, आइन का आर्टिकल 187 इख्तियार देता है, चीफ जस्टिस भी इस पर मुतफिक थे, इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। ये 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम है इस फैसले में मेरी नज़र में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाम की वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की लीक ऑडियो। अल्लाह हाफिज़।